नमस्कार। आज आपकी मुलाकात उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो सुदूर बहुत ही मध्यम परिवार से सुदूर बद्रीनाथ से आगे बढ़े हैं और आज देश की संसद के वरिष्ठ सदस्यों के राज्यसभा के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। कैसी रही इनकी जीवन का सफ़र, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। भट्ट साहब नमस्कार। नमस्कार राव जी। कैसे हैं भट्ट साहब, ठीक हैं? ठीक है, ईश्वर की कृपा रहती है, बद्री विशाल का आशीर्वाद रहता है। बहुत बढ़िया। ये बताइए भट्ट साहब, आप सुदूर बद्रीनाथ से एक छोटे से गांव से आपका सफ़र शुरू हुआ है और आज देश की जो सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट, उसका जो ऊपरी सदन है, जो वरिष्ठ सदस्यों का सदन माना जाता है और है भी, उसके सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं। जब आप इस सफ़र को देखते हैं तो जीवन में क्या क्या लगता है जब आप पीछे देखते हैं कि किस गांव में कैसे आपने शुरुआत की थी, क्या था? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे जीवन के परिदृश्य में कैसे आए मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। बहुत गरीब फैमिली से थे हम लोग, थे गांव में। हमारी पढ़ाई भी 5वीं तक की हमने पढ़ाई की। पिताजी सरकारी सेवा में थे, फिर इसी के साथ हुआ। लेकिन मैं बाल्यकाल में संघ से जुड़ गया। शाखा में जाने से जहाँ मेरा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ व्यक्तिगत गुणों के अंदर सकारात्मक स्थितियाँ निर्माण हुई, वही नेतृत्व करने का एक भाव जागृत हुआ। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में रहना हुआ। मैं विभाग संगठन मंत्री का दायित्व रहा। सात संघ के चुनाव मैंने लड़े और बाद में युवा मोर्चे के अंदर काम करते के युवा मोर्चे का उत्तर प्रदेश के कालखंड में प्रदेश का मंत्री, बाद में युवा मोर्चे का उत्तराखंड छाया प्रांत बना, उसका महामंत्री, और युवा मोर्चे का पहला उत्तराखंड राज्य बने पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और 31 साल की आयु में मैं उत्तराखंड विधानसभा की पहली निर्वाचन विधानसभा के सदस्य के रूप में काम मिला। तो ये सब संगठन के अंदर काम करने की ललक और वैचारिक संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ने के बाद, विद्यार्थी काम करने के बाद मेरे अंदर ये सब विषय गुण आए हैं। ये ईश्वरीय कहिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने की ललक कहिए, और मैं कह सकता हूँ इन सब चीज़ों के आधार पर अपने आप को स्थापित करने का मैंने प्रयास किया। मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं विधायक बना, उसके बाद मैं विधानमंडल दल में मुख्य सचेतक की भूमिका में रहा। उसके बाद मुझे जब विधायक नहीं था, क्योंकि मेरी विधानसभा समाप्त हो चुकी थी, नंदप्रयाग की सीट कम हुई, तो मुझे राज्य मंत्री के दर्जे के रूप में तत्कालीन सरकार में मैं रहा। गढ़ में अपना लघु सिंचाई अनुसंधान समिति में उपाध्यक्ष रहा। और बाद में फिर बद्रीनाथ क्षेत्र में केदारनाथ पौनाई जी के बाद मुझे अवसर मिला, बद्रीनाथ से मैंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद आज राज्यसभा में हूँ। तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण सीमांत क्षेत्र के व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं जो भी कर सकूँ करने का प्रयास करूँगा। ये तो भट्ट साहब आपका सफ़र है। ये बताइए, उस समय तो मुझे लगता है कि जब आप बच्चे रहे होंगे तो पहाड़ में आरएसएस का उतना वो नहीं था। ऐसी क्या घटना हुई कि आप आरएसएस से जुड़े? क्या, कैसे आप इससे? देखिए, बाल्यकाल का क्षेत्र गांव में नहीं था। जब मैं 5वीं करके नीचे आया, 6ठी क्लास में मैं आया, तो मैं खेल कूद का एक अपना युवा अवस्था में भाव रहता है मन के अंदर। तो वही भाव था। अपने मोहल्ले में संघ की शाखा लग रही थी, भगवत ध्वज लगा था। एक दिन खाली देखा, तीसरे दिन से जाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे फिर संघ के शाखा के साथ साथ फिर आईटीसी होती है हमारे यहाँ, ओटीसी होती है। वैचारिक पक्ष को प्रबल करने में संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक राष्ट्रवाद का भाव जागृत हुआ। और मुझे कहते हैं खुशी है कि मैं बहुत छोटी उम्र में, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो 21 साल की उम्र में मैं कांस के जेल में बंद हो गया। उत्तराखंड आंदोलन में 7 दिन की मेरी जेल रही। तो ये एक संघर्ष का उस कालखंड, कभी सोचा भी नहीं था कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता रूप में अपना स्थान खड़ा होगा। हमने राज्य की लड़ाई लड़ी, तो उस समय भाव नहीं था उत्तराखंड राज्य अलग बने, सबकी इच्छा थी, पहाड़ का नेतृत्व का भाव था। इसके साथ साथ राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का साकार सपना आज मोदी जी के कार्यकाल में हमको हुआ है। तो जब अकाल्पनिक चीज़ों का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मन प्रसन्न होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये स्थान तक पहुँचने में बड़ा जो प्रभाव रहा वो संघ और विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। ये बताइए, आप बद्रीनाथ से पिछला चुनाव हारे, जबकि हारने के बाद आदमी नेपथ्य में चला जाता है जितने हारे, लेकिन आपको भाजपा का अध्यक्ष बना दिया।
उसके बाद आप राज्यसभा में चले गए, मतलब हारना आपका पॉजिटिव रहा। इसको आप बद्रीनाथ की कृपा मानते हैं या अपना संघर्ष? नहीं, हार कुछ कभी मानते हैं? पॉजिटिव नहीं होती है। अगर मैं एक सीट नहीं जीत पाया तो मेरी पार्टी को की क्षति हुई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी 47 विधायकों के साथ एक प्रचंड 2/3 बहुमत के साथ सरकार हम लोगों को बनाई है, लेकिन काम की ललक थी और मेरे नेतृत्व जानता था, क्योंकि जब व्यक्ति हार जीत तो राजनीतिक क्षेत्र का एक भाव रहता ही है, तो नेतृत्व तो समझता था कि व्यक्ति से क्या काम लिया जाए। हो सकता है कि मेरे अंदर अभी कुछ कमियां ऐसी रही होंगी जो सुधार करने की आवश्यकता हमारे नेतृत्व को लगा। तो पार्टी जब काम देती है तो व्यक्ति के निर्माण के लिए देती है, तो कई बार कोई त्रुटि रह गई होगी तो फिर काम दे के उस त्रुटि को सुधारने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते दायित्व मुझे पार्टी ने दिया, और अभी राज्यसभा के नाते भी जो संगठन ने जो विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है, तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बताइए, हमारा छोटा राज्य बना, काफ़ी प्रोग्रेस हुई, लेकिन एक कमी रहेगी कि आज भी पलायन तेज़ी से हो रहा है। इसमें आपका कुछ रोड मैप है या इसमें कुछ काम कर रहे हैं? क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, उत्तराखंड राज्य मांगने का उद्देश्य जो भाव था वो पलायन से ही प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा राज्य था, हमारा भी एक स्थान था, रोजगार के बड़े अवसर थे। जहाँ 13 जिले हैं, उस समय यूपी के अंदर जिलों की संख्या बहुत थी। जब नियुक्तियाँ होती थी, पहाड़ का एक एक युवा उन नियुक्तियों में अपना स्थान स्थापित करता था, लेकिन भौगोलिक रूप से जो परिस्थितियाँ थी वो यहाँ के विकास को अवरोध कर रही थी। और मैं कहता हूँ जब 2000 में राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद हमने इसमें बड़ी गुणोत्तर प्रगति की है। आज हर क्षेत्र में सड़क जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को अनुकूलता के रूप में लाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किए जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में जो आपने जो विषय रखा कि पलायन, तो पलायन के मूल कारक ये थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। तो इन तीनों में गुणात्मक सुधार हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ कि आखिरकार उत्तराखंड के अंदर जितनी आबादी आज की तारीख में है, उसकी तिगुनी आबादी उत्तराखंड से बाहर है। और आज अगर सब लोग वापस आ जाएंगे तो सबके बारे में और सबकी व्यवस्था जुटाना ही उत्तराखंड के आज भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से संभव भी नहीं है। सीमित खेत हैं हमारे यहाँ। जो जोत की खेती, अगर तराई को मैं छोड़ दूँ तो सीमित है। जो हमारे दादा परदादाओं ने खेत बनाए उस 1980 के बाद बने दिन के बाद तो सब चीज़ें रुक गई हैं। लेकिन ये ठीक है कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर हम कौन सी खेती कर सकते हैं, किस प्रकार से चाहे वो जड़ी बूटी के क्षेत्र में हो, चाहे सिरे अन्न मोटे अनाज के क्षेत्र में हो, अब उसमें गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। बद्री गाय एक बहुत बड़ा एक स्कोप के रूप में हुआ है। मुझे जो पता लगा कि 5000 रुपये किलो के हिसाब से एक बद्री गाय का घी बिक रहा है। तो इसकी और हम किस तरह से जागरूकता बढ़ा सकें, किस तरह से रोजगार की दिशा में लोग आगे बढ़ा सकें। और दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि अभी जो उत्तराखंड का जितना भी श्रम है वो बहनों पर निर्भर करता है। अब बहनें पढ़ी लिखी हो गई हैं, खेत में जाना आज एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जितना भाव खड़ा होना चाहिए वो है नहीं। हो सकता है कि छोटी जोत के कारण जो इनकम खेत से होनी चाहिए वो इनकम हो नहीं पा रही है। इसलिए एक निराशा का माहौल है। लेकिन धीरे धीरे सरकार दिशा में आगे प्रयास करके मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर हम ये जो पलायन का पक्ष है, अब जब रेलवे कनेक्टिविटी हो जाएगी तो रॉ मटेरियल जाने के बाद तो ये दिक्कतें भी दूर होंगी। तो बहुत अच्छा एक ऐसा राज्य जो जैविक खेती की दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, परंपरागत खेती की दृष्टि उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं कह सकता हूँ उसके बड़े लाभ भविष्य के अंदर दिखाई देंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इस समय लोग डिग्री लेके आ जाते हैं, उनके पास स्किल नहीं होता है और फिर बेरोजगारों की लाइन लग जाते हैं? क्या पहाड़ के स्कूलों में, कॉलेजेस में बागवानी और कृषि, हर्बिकल्चर, ये एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए, ताकि 10-15 हज़ार रुपये के लिए जो हमारा चंक वहाँ से आता है 80% प्लान उसी का है, वो वहाँ रुक सकता है खेतों में या अपने टूरिज़्म में, होम स्टे में, इसमें चल सकता है अगर एजुकेटेड हो। देखिए, आज तो उत्तराखंड का जो भी पत्थर उठा के देखोगे सब में MA BA मिलते हैं। वही एजुकेशन को अगर आज की तारीख में उत्तराखंड के दृष्टिकोण से बोलूँगा तो हमारा एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है। पर स्किल का, स्किल के संदर्भ में मुझे कहना है कि हम आखिरकार जो शिक्षा हम दे रहे हैं उस शिक्षा को कैसे हम रोजगार परक बना सकें। और धीरे धीरे, क्योंकि हिमाचल से एक चीज़ सीखने की स्थिति में आता है व्यक्ति कि धीरे धीरे व्यक्ति उस दिशा की ओर जिससे उसको आय इनकम हो। जैसे अभी 4 धाम यात्रा में जितना बड़ी संख्या में यात्री आया है तो होम स्टे बड़ा व्यापक रूप में सिद्ध खड़ा हुआ है।
इसी प्रकार से अब आजकल हमारा जो है आपका रोपवे का सिस्टम भविष्य में खड़ा होगा, राफ्टिंग का होगा, ट्रैकिंग का होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड को हम जिस रूप में ले जाना चाहते हैं और ये धार्मिक और साहसिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य के रूप में हमको विकसित करना है और उसके लिए रास्ते बन रहे हैं। रोजगार के बहुत स्कोप होंगे। ये भी सत्य है कि आज के तकनीकी युग में, सोशल मीडिया के युग में भी उत्तराखंड राज्य एक सार्थक सिद्ध हो सकता है। अब थोड़ा यहाँ की युवा पीढ़ी को दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता रहेगी, उस दिशा में सरकार प्रयास करेगी। अभी कुछ समय पहले हमने पार्लियामेंट की जो लोकसभा की याचिका समिति थी, उसमें हमने रीट डाली थी अपने हिमालय के ऊपर। तो उसमें 11 सांसद यहाँ आए थे और मैंने ही डाली थी, मैं भी उसमें वो था। और हमने कहा कि एक मल्टीपर्पज़ टास्क फोर्स बननी चाहिए जो जंगलों से आग बुझाएंगे, वहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, ट्रेंड हो। और सारे एक मत थे कि ये होना चाहिए। क्या इसके लिए आप, क्योंकि आप ऊपरी सदन में है, या जैसे सीमांत पर हमारे भेड़ पालक खत्म हो रहे हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए? ये सत्य है कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षेत्र भेड़ पालन था, गौ पालन था। धीरे धीरे वो संकुचित होता जा रहा है और भेड़ पालक हों, गौ पालक हों, इनके मन मस्तिष्क में उत्तराखंड के प्रति का पॉजिटिव भाव भी रहता है। पहले गांव के अंदर एक दो लड़के इस काम को, हर परिवार का व्यक्ति रहता ही था, कुछ सेवा, गौ सेवा करना है, बकरी की सेवा करना रहता था, लेकिन वो सीमित लोगों में हो गया। और अच्छा सुझाव याचिका समिति के पास गया था, जो मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया हूँ। धीरे धीरे हम किस तरीके से अपने गौ पालन को बढ़ा सकते हैं, हम लोग इसके साथ साथ जो हमारा बकरी पालन उसको बढ़ा सकते हैं, और भी अनेकों विषय हो सकते हैं दिशा में। और उन लोगों को सीमांतवर्ती क्षेत्रों के अंदर जो वन भूमि रक्षा के साथ में उनको जोड़ सकते हैं, बॉर्डर एरिया, उसके लिए बॉर्डर एरिया के संदर्भ में इसका बड़ा विषय है कि हम जानते हैं कि जब भी बाड़ा होती में चाइना से लोग पहुंचते हैं, सबसे पहले सूचना देने वाले काम इन्हीं लोगों का होता है। केदार घाटी में जो वैकल्पिक रास्ता था, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें हैं, और मैं सारे ट्रैकिंग के रूटों मोह सब उसमें उनका बड़ा योगदान होता है। धीरे धीरे ये अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि एक अवसर आएगा जिससे हम आगे काम करेंगे। आप राज्यसभा में हैं और ये बड़ा सदन है, क्या आपका ठीक क्या रोड मैप है कि जिनके आपने कोई मुद्दे तैयार किए होंगे, इन पे हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे? देखिए, मुख्य रूप से उत्तराखंड के धार्मिक और साहसिक पर्यटन हमारा प्रमुख केंद्र है। मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के जो नौजवान हैं वो रोज़गार के लिए दर दर भटकते हैं, दूर प्रदेशों के अंदर जाते हैं। हम किस प्रकार से यहाँ साहसिक पर्यटन, अपना धार्मिक पर्यटन, इसको बढ़ावा देते हुए किस अनेकों ऐसे बड़े बड़े उसके प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकें जिसमें यहाँ का युवा यही रोज़गार प्राप्त कर सके। उसमें होटल का इंडस्ट्री का क्षेत्र भी हो सकता है, उसमें ट्रेवल्स इंडस्ट्री का क्षेत्र भी हो सकता है, उसमें हमारे आयुर्वेद क्षेत्र जुड़े हुए चीज़ें हो सकती हैं। अभी जो गौमूत्र का जितना बाबा रामदेव के माध्यम से काम हो रहा है, उसको और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। गोबर खाद का विषय है, उसको किस तरीके से उसके युवाओं से जोड़ सकते हैं। भेड़ पालन है, गौ पालन है, ऐसे अनेकों विकल्प हैं जिन विकल्पों पर भविष्य में हम काम करेंगे। और ये विषय क्योंकि अब तो उत्तराखंड के अंदर जब सड़क चलेगी, बिजली चलेगी, पानी चला गया, हर घर में गैस हो गया, मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, तो अब रोज़गार की आवश्यकता रहती है। और रोज़गार सरकारी संभव नहीं है। 13 जिलों के अंदर सीमित रोज़गार है। आज जब हम कहते हैं पुलिस वाले पूरे भरे हैं, अध्यापक पूरे भरे हैं, डॉक्टर पूरे भरे हैं, तो 60 साल में रिटायरमेंट होता है। तो इस 60 साल का बीच का जो पीरियड होगा, इस बीच में जो युवा शक्ति आएगी, उस युवा शक्ति को किस प्रकार से हम उत्तराखंड के रोजगार जोड़ सके, यही मेरी प्राथमिकता का हिस्सा रहेगा, जिससे हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। उम्मीद करते हैं कि आप राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेंगे जो उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।